एक और नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये है क्या? देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा ही मजा आने वाला है इस टॉपिक को करने में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी 1 नंबर का या 2 नंबर का तो जरूर आएगा। और एमसीक्यू आ रहे हैं इस साल, तो एमसीक्यू में से तो इसका क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कर लेते हैं, वेरी इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, हम ये सब जानते हैं कि जब भी किसी मोल्टन उसको कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो किस में टूट जाता है? आयंस में। जैसे मैं समझाते हुए बता दूंगी आपको। मान लो NaCl है, मोल्टन NaCl हमने ले लिया पिघला हुआ, और इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? आयंस में टूट जाएगा, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, है ना। अब ये आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम आयन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम मेटल में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कंपाउंड के अंदर हम लोगों को मेटल वापस मिल सकता है, जिस चीज का वो कंपाउंड है उसमें से। अब जैसे क्लोराइड आयन ले लिया, क्लोराइड आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया था उसको लूज कर देगा। दो क्लोराइड आयन क्या बना देंगे? Cl2 बना देंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसमें से? 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसमें से, तो ये क्या बना गया? क्लोरीन बना गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसने क्या बना दिया? सोडियम। था क्या? एक कंपाउंड था NaCl। अब यही वाली बात है कि कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग निकाल रहे हैं। फैराडे ने इसी सिस्टम को बताया, लेकिन क्वांटिटेटिवली, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा पर्टिकुलर एलिमेंट का। ये बहुत अच्छी बात थी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करें, कितने समय तक पास करें तो कितना मास डिपॉजिट होगा। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी करते हैं हम लोग इसको, इन्हीं एग्जांपल्स को लेते हुए आगे चलेंगे हम। अभी यहाँ पे लेकिन ना हम लोगों को चार्ज की यूनिट थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फैराडेज लॉ क्या कहता है? जितना मास, W इज मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना हम ये चार्ज है, जितना हम चार्ज पास करेंगे उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होता चला जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट का। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होता है, कैसे होगा बताऊंगी। अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। और जब 1 कूलम चार्ज पास होता है तो Z इक्वल टू W। हर एक एलिमेंट का Z अलग अलग है और बहुत आसान है निकालना। मैं बताती हूँ आपको कैसे निकलता है। तो एक तो आपकी ये इक्वेशन है, आपने ये याद रखनी है, या फिर हम इसको W इज इक्वल टू ZIT भी कर सकते हैं, बिकॉज Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहले मैं आपको एक और बड़ी यूनिट उसकी कूलम की बता देती हूँ। देखो, अब हम यहाँ पे जैसे यही वाली बात कर रहे हैं, सोडियम आयन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक सोडियम मेटल बनाया। एटम्स के बारे में हम बात करें तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं? मोल की बात करते हैं, क्योंकि वो एक इतनी यूनिट होती है कि उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको मेजरमेंट में आसानी होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 मोल सोडियम आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितना बना? 1 मोल सोडियम एटम बने। 1 मोल सोडियम का मतलब कितना हो गया? 23 ग्राम। मतलब 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट करने के लिए कितना करंट पास हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना करंट होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। इसका जो आंसर आता है वो करीब करीब 96500 कूलम आता है। करीब करीब है, ये पूरा नहीं है। ये एक्चुअली तो होता है 96487 के आसपास होता है। तो लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, ये इतने चार्ज को नाम क्या दिया गया? 1 फैराडे। ये एक बड़ी यूनिट ले ली, किसकी? कूलम की।
1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है उसको हम कहते हैं 1 फेराडे। बहुत सिंपल सी चीज है। एंड 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें। हमें मालूम है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, वो है इतने कूलम। अब देखो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हमने क्या कहा, 23 ग्राम या फिर 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कितना चार्ज, 96500 कूलम। समझ में आई आप लोगों को बात? देखो 96500 कूलम ने कितना चार्ज कितना मेटल डिपॉजिट किया, 23 ग्राम मेटल डिपॉजिट किया। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 96500 से इसको डिवाइड कर देंगे एंड दिस इज Z। Z ऐसे ही कैलकुलेट करना है। देखो और किसी और मेटल का करके दिखाती हूँ मैं Z कैसे कैलकुलेट होगा। अभी आप लोगों ने सोडियम देखा, अलग एटम का अलग मेटल का देखो कैसे होगा। मान लो मैग्नीशियम है, Mg2 पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो कितना बनाएगा, 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 मोल, यानी कि 2 फेराडेज, है ना। 2 फेराडे चार्ज पास हुआ तो कितना डिपॉजिट हुआ, 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो करीब करीब होता है 24। तो 2 इंटू 96500 फेराडे ने कितना जमा किया, हाँ करीब करीब 24 ग्राम डिपॉजिट किया। तो 1 कूलम कितना करेगा, 1 कूलम करेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। तो ये किसका Z है, ये Z है मैग्नीशियम का। तो कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Z क्या होता है, Z होता है जिसका जितना एटॉमिक मास होता है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे उतने फेराडे से। एक बार एल्यूमिनियम का और मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है हमारे पास, Al3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, नो डाउट 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो क्या बनेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम यानी कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम, बिकॉज इसका मास होता है करीब करीब 27 ग्राम। तो कितने ने डिपॉजिट किया, 27 ग्राम, 27 ग्राम डिपॉजिट किया 3 फेराडे ने। या तो हम 3 फेराडे लिखे या फिर 3 इंटू 96500 कूलम ने कितना डिपॉजिट किया, 27 ग्राम। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 3 इंटू F लिख दो या फिर 96500 लिख दो, वो एक ही बात है। ये किसका Z हो गया, ये Z हो गया एल्यूमिनियम का। समझ में आया? ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अब हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सीधा सीधा इक्वेशन लिखो। 1 मोल एल्यूमिनियम किस में से आ रहा है, Al3 पॉजिटिव में से आ रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो क्या बनेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम। यहां देखना है हमने इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उतना फेराडे हमें चार्ज चाहिए, और 1 फेराडे इज 96500 कूलम। अब छोटे से 1-2 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर मैं इस वाले फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करूंगी। 1 मोल एल्यूमिनियम पाने के लिए किससे, Al2O3 से। हमें Al2O3 दे दिया, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करो। इलेक्ट्रोलिसिस करके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी पड़ेगी। Al2O3 यहाँ पे आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हम ऑक्सीजन की बात ही नहीं करें जब हमसे एल्यूमिनियम पूछा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कहाँ पे है, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया। कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 3 फेराडे या फिर 3 इंटू 96500 कूलम। क्लियर है? एक और एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। मान लो मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है MnO4 नेगेटिव से किस में जा रहा है, ये Mn2 पॉजिटिव तक। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, हमें यहाँ पे देखना है कि Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे Mn कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। यहाँ पे Mn इज
x प्लस 4 2 जार 8 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, कितना हो जाएगा -8, दैट इज +7। आता है ना आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मैं इसको भी भूल जाती हूँ, हमने क्या देखा यहाँ पे मैंगनीज हमारा क्या था +7 पे था और कहाँ जा रहा है मैंगनीज 2 पॉजिटिव तक, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए 5 इलेक्ट्रॉन, आगे कहानी यहीं पे। तो 1 मोल Mn2 पॉजिटिव बनाने के लिए किसमें से Mn7 पॉजिटिव में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करी 5 फैराडेज। क्लियर हुआ आप लोगों को पॉइंट? ओके चलो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। मैं कहती हूं कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास और मुझे लेना है कितना कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो 80 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, 80 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन करना है हम लोगों को, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में से 80 ग्राम कैल्शियम हमें निकालना है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो 80 ग्राम आ जाए, देखते हैं। हमें यहाँ इक्वेशन बना लो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कहाँ हो गया कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम्स। 40 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई 2 फेराडे, यानी कि 2 × 9 6 500। तो यहां देखते हैं 2 × 9 6 40 ग्राम मिला हमारे को किससे 2 × 9 6 500 से, कूलम से। यूनिटरी मेथड लगा रही हूं तो 1 ग्राम कितने से मिलेगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 40। अब हमें कितना निकालना है 80 निकालो, 180 निकालो, 500 निकालो, 80 किलोग्राम निकालो, चाहे जो मर्जी निकालो, अगर हमारे को 1 ग्राम का पता चल गया तो 80 ग्राम कितने से निकलेगा 80 इंटू यहाँ पे 80 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे 80 ग्राम कैल्शियम, हम कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 80 ग्राम कैल्शियम निकालने के लिए हमें इतना करंट चाहिए। और बता देती हूँ आप लोगों को, मान लो सेम एक और एग्जांपल करते हैं। Al2O3 ले लिया, एल्यूमिनियम निकालेंगे इसमें से, राइट। कितना निकालें आप जो मर्जी बोलो, चलो 100 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है हमारे को, 100 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है किसमें से Al2O3 से। 1 मोल का पता चल जाएगा तो सारा पता चल जाएगा। और 1 मोल का कैसे पता लगाएंगे, आ जाओ। 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है +3, तो Al3 पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 3 इलेक्ट्रॉन लिए, और किस में कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम में, मेटल में। कितने चाहिए थे 3 × 9 6 500 फेराडे, कितने के लिए 27 ग्राम के लिए। समझ आ गया ना? देखो 27 ग्राम आया कितने से 3 × 9 6 500 कूलम से, तो 1 ग्राम कितने से आएगा 1 ग्राम आएगा 3 × 9 6 500 डिवाइडेड बाई 27। अब आप 100 ग्राम लो, 100,000 ग्राम लो, 2 ग्राम लो, 5 ग्राम लो, जितना मर्जी निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास ये 1 ग्राम का चार्ज आ गया। अब मुझे कितने का चाहिए 100 ग्राम का चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तरीका है देखने के लिए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा। वेरी नाइस। अभी आप देख रहे होंगे कि मैडम ने इतनी देर से Z तो निकलवा दिया था और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, अब इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया NaCl है, राइट। NaCl मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और उसमें हमने करंट पास किया कितना, से फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर करंट पास कर दिया। कितने समय तक कर दिया, कुछ भी ले लो, 500 सेकेंड्स तक पास कर दिया। तो NaCl कितना डिपॉजिट होगा हमें वो कैलकुलेट करना है, W ऑफ NaCl। तो फिर से हमारे को क्या बनानी होगी इक्वेशन, हमें क्या दे रखा है I गिवन है, T गिवन है, Z निकालना है। अब आप लोग Z निकालना जान चुके हैं, कैसे निकालेंगे, चलो W =
ZIT, ये फॉर्मूला हमने पुट करना है, W निकालना है। तो NaCl कैसे रिड्यूस होता है, देखो जरा यहाँ पे Na कितने पे है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें मालूम है कितने के लिए, 23 ग्राम के लिए कितना हुआ, 96500 कूलम हुआ। Z क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, Z विल बी 23 × 96500, ये Z आ गया इसका। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो 2 × 96500 हो जाता, 3 होता तो 3 × 96500, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, Z आ गया। अब हमारे पास देखो सारी चीजें हैं, Z इज 23 × 96500 इंटू करंट कितना है, 10 एम्पियर है, इंटू टाइम कितना है, 500 सेकेंड्स है। अब ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल हो जाएगा, कितनी भी देर नहीं लगनी इसको सॉल्व होने में। तो यहाँ इस तरीके से इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, W = ZIT। एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, आप लोगों की बुक का ही क्वेश्चन है, NCERT का, मैं ये रेज करती हूँ। ये क्वेश्चन कहता है NiNO3 है, राइट, NiNO3, ये होल ट्वाइस होगा, यस, और निकल का एटॉमिक मास है आपका 58.7। चार्ज कितना भेज रहा है ये, करंट है 5 एम्पियर्स, और टाइम आपको गिवन है कितना सेकेंड्स, 20 मिनट्स गिवन है। W कैलकुलेट करो किसका, निकल का। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, NCERT का क्वेश्चन है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, समझ लो। वही कह रहे हैं निकल नाइट्रेट में से हम लोगों ने क्या पास किया, करंट पास किया, तो उसमें कितना निकल डिपॉजिट होगा जब हम लोगों ने करंट दिया 5 एम्पियर और कितनी देर तक, 20 मिनट्स तक। तो सबसे पहले तो इसको 20 × 60 कर लो, सेकेंड्स में हमारे को टाइम चाहिए। बहुत अच्छी बात, हमें क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला याद करो, W = ZIT, राइट, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, 2 6 12, 1200 सेकेंड, 5 एम्पियर करंट है, आ गया। क्या चाहिए, Z, याद करो Z कैसे कैलकुलेट करना था, निकल यहाँ कौन सी स्टेट पे है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, एटॉमिक मास निकल का हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये देख लो कि निकल आयन को निकल बनाने के लिए कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे चाहिए, राइट, देखते ही समझ में आ गया। तो Z क्या हो जाएगा, Z इज 58.7 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 कूलम्स, है ना। क्या करेंगे फिर, ZIT में पुट कर दो इसको, W = Z क्या आ गया, 58.7 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 कूलम इंटू 5 एम्पियर्स इंटू 1200 सेकेंड्स। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वाले से अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके देखना, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी भी मेटल को रिड्यूस करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उतने फेराडे चार्ज यूज हो रहा है। कितने ग्राम के लिए, 1 मोल का हमें मालूम है कितना ग्राम होता है, फिर हम चाहे जिस मर्जी ग्राम का निकाल लें। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ को भी अभी हम लोग एक ही साथ देख लेते हैं, सेकेंड लॉ को भी कंक्लूड करते हैं। सेकेंड लॉ फेराडे का हमारा कहता है क्या, सेकेंड लॉ कहता है कि जब 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स सीरीज में जुड़ती हो, जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पे है और एक सेल ये ले लिया, और इस सेल में कॉपर आयन है, कोई भी इसका कंपाउंड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने मान लो Na ले लिया है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, Na पॉजिटिव यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोड्स इसकी हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स इसकी हैं। सीरीज में जुड़ना मतलब ये, इसका मतलब क्या है, ये हमने इनको सीरीज में जोड़ के करंट पास कर दिया, इसका मतलब सेम अमाउंट इसमें से करंट जा रहा है, दोनों सेल्स में से एक तरह का करंट जा रहा है। अब देखते हैं क्या होगा।
सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहते हैं? ये इसमें हम लोगों को ना रिलेशनशिप है कि एक का अगर हमें मास मालूम है तो दूसरे का भी मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ये तो मास हो गया, ये इक्विवेलेंट मास हो गया। E हो जाता है मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। देखो Z हमने कैसे कैलकुलेट किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू 1 फैराडे, है ना? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसमें फैराडे भी मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे अगर इक्विवेलेंट वेट हम निकाले कॉपर का, तो कॉपर का E हो जाएगा इसका होता है 63.5 एटॉमिक मास होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे? 2। ये हो गया कॉपर का। सोडियम का क्या हो जाएगा? कितना होता है इसका एटॉमिक मास? 23। इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 1। इजी ना। अब अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि मान लो ये कह रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर 2 सेल हैं, उसमें कॉपर, एक सेल में कॉपर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, दूसरे में सोडियम इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, और ऐसा करने पे जितना भी हम करंट पास कर रहे हैं, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज सेम 20 ग्राम। अगर कॉपर डिपॉजिट हो गया ये, ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो आपको सोडियम का मास निकालना है। इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। E1 E2 कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। हमारे को क्या मालूम है? W1 मालूम है कॉपर का। W1 कितना गिवन? इन्होंने 20 ग्राम दे दिया, तो W2 निकालना है। E1 कितना हो गया? 63.5 डिवाइडेड बाई 2। E2 कितना हो गया? 23। निकल जाएगा W2। वेरी इजी। चलो एक दो और एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, कोई भी और, चलो मान लो कॉपर के बजाय और सोडियम के बजाय यहाँ पे कोई और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। एलिमेंट ले लेते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम का सॉल्ट है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का सॉल्ट है। और मैग्नीशियम डिपॉजिटेड ये दे रहे हैं इनको मैग्नीशियम W। मैग्नीशियम का कितना दे दिया? कुछ भी ले लो, से फॉर एग्जांपल 40 ग्राम। तो W आपको निकालना है एल्यूमिनियम का कितना। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। W1 कितना है हमें गिवन? W1 इज 40 ग्राम्स। W2 कितना है? निकालना है। E1 क्या हो जाएगा? ध्यान दें, मैग्नीशियम मोलर मास कितना है मैग्नीशियम का? एटॉमिक मास कितना है? दैट इज 24 ग्राम्स। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये हो गया E1। और E2 कितना हो जाएगा? इजी लग रहा है ना? E2 कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम है, मास कितना है इसका? 27 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 3। कितना इजी है? तो ये कि ये हो गया। चलो ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 9। ओके, यहाँ पे आ गया आपका E1 इज 12 एंड E2 इज 9। वेरी इजी, आप कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ जब समझ में आ गया तो सेकेंड लॉ तो निकालने में देर ही नहीं लगती। आप लोगों को Z का ध्यान रखना है, आप लोगों को E का ध्यान रखना है। Z कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, उतना ही चार्ज हमें चाहिए। तो इस वाले के साथ ही मैं आप लोगों का ये टॉपिक कंक्लूड करती हूँ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा नंबरों के लिए नहीं, 1 या 2 नंबर के लिए, लेकिन 1-1, 2-2 नंबर इकट्ठे करके हमें 70 नंबर इकट्ठे करने हैं। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स में जितने क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों का अगला टॉपिक लेके आती हूँ। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।